नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी एसआईआर को लेकर सरकार पर एक के बाद एक बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। कभी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल, कभी लोकतंत्र खतरे में, तो कभी सरकार को निशाने पर लेने वाले बयान। लगा जैसे संसद में आते ही वो सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। लेकिन जैसे ही आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर औपचारिक चर्चा की शुरुआत का वक्त आया, राहुल गांधी चुप, राहुल गांधी गायब और बहस का आगाज किसी और ने किया। कांग्रेस ने चर्चा की शुरुआत के लिए मनीष तिवारी को आगे किया, तो चर्चा से पीछे क्यों हटे राहुल गांधी, आपको बताएंगे। पर संसद के साथ साथ राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर भी बुरे फंस गए हैं। दरअसल सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नागरिकता मामले में नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का आरोप है। तो कैसे फंसे राहुल, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी पिछले कई महीनों से लगातार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी बयान देकर, कभी अपने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एसआईआर को लेकर सरकार को घेर रहे थे। लेकिन आज जब चुनावी सुधार पर चर्चा हुई तो शुरुआत मनीष तिवारी ने क्यों किया, राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो राहुल गांधी शुरुआत नहीं करना चाहते थे इस बात को लेकर कि अगर पहले ही हमने बोल दिया वोट चोरी के मुद्दे पर या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म के मुद्दे पर, तो इनके पास जो आधार हैं, जो इन लोगों ने इकट्ठे करके रखे हैं आंकड़े, उसके अलावा तो इनके पास कोई आधार तर्क है नहीं कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया कैसे होगी। अगर इन्होंने शुरुआत कर दिया होता सदन के अंदर, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट लंबी है और वो सब लोग राहुल गांधी को टारगेट करते कि राहुल गांधी ने जो बोला वो एक एक करके सारे नेता उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से आते, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो या फिर रामविलास पासवान की पार्टी का हो, चिराग पासवान की पार्टी का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो। जो एनडीए के जितने स्पीकर थे वो अपने हर अभिभाषण में, स्पीच जब देते तो 2-4 लाइन तो राहुल गांधी के बारे में चर्चा होती। तो इसलिए राहुल गांधी ने सोचा कि अगर 18-20 लोग टारगेट करेंगे, उससे बढ़िया है कि एक ही व्यक्ति टारगेट करे। लास्ट में हम बात करेंगे विपक्ष की तरफ से और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कंक्लूड कर सकते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ही थोड़ी बहुत आलोचना करेंगे जो सम्मानजनक तरीके से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो बातें नहीं कहेंगे जो अनुराग ठाकुर कह सकते हैं। प्रधानमंत्री वो बातें नहीं करेंगे जो ललन सिंह कह सकते हैं। ये लोग ब्लंटली राहुल गांधी को सरेआम लोकसभा के अंदर वो खरी खोटी सुना सकते हैं जो सम्मानजनक अच्छे शब्दों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं। तो ये राहुल गांधी ने स्ट्रेटजी चेंज कर दी कि नहीं, वंदे मातरम पर तो पीएम मोदी ने शुरुआत किया था, इनिशिएट कर लिया था, और उसके बाद फिर भी हम कांग्रेस के कुछ नेताओं को बोलने का मौका दिए और हम खुद उससे अलग हो गए क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बीच वंदे मातरम पर ज़्यादा टारगेट होने से बेहतर है कि प्रियंका वाड्रा को टारगेट होने दो। लेकिन अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म पर जो कांग्रेस का एजेंडा, राहुल गांधी का एजेंडा रहा है, इस पर तो उन्हें बोलना ही है। और बोलना है तो कब बोलना है? जबकि टारगेट कम हो लोकसभा में, जब ये स्पीकर बोल चुके हों जितने भी विपक्ष के और सत्ता पक्ष के हों, और उसके बाद कंक्लूजन में राहुल वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी हो। हम बोल लें, उसका जवाब केवल प्रधानमंत्री मोदी को देने की जरूरत पड़े, तो वो तो सम्मानजनक तरीका निभाते हैं। वो कभी भी वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो ये सारे लोग करते हैं। तो इसलिए पहली रणनीति तो इन्होंने बदली। लेकिन दूसरी एक और बात, अगर राहुल गांधी नहीं बात कर रहे तो सदन में ये नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में डिप्टी लीडर जो कांग्रेस का है गौरव गोगोई, जिससे वंदे मातरम पर भी शुरुआत करवाया, उनसे करवाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने मनीष तिवारी को क्यों चुना? शशि थरूर अभी केरल के अंदर हैं, ये लोकसभा में नहीं है। वो वहां से अब कल तक आएंगे शायद, क्योंकि आज वो केरल गए थे, निकाय चुनाव चल रहा है, उन्होंने तिरुवनंतपुरम में वोट किया, वोट का अधिकार छोड़ नहीं सकते, तो उसके बाद वहां से आएंगे। अभी इस बीच जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि मनीष तिवारी ने भी 2-4 ऐसे बड़े मुद्दे उठाए हैं
जिसके कारण कांग्रेस के अंदर परेशानी बढ़ी है राहुल गांधी की टीम में। और ये जो विद्रोही तेवर वाले नेता एक गुट में आ रहे हैं, तो इनकी तो आदत है नेहरू गांधी खानदान की। जब ग्रुप 23 बना था और सारे लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था राहुल गांधी कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, आप कमान संभालिए और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाइए। तो उस समय जब ये सारे G23 के नेता इकट्ठे हुए तो सोनिया गांधी ने यही काम किया था। सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा को तोड़कर लाई कि चलिए हरियाणा में आपको सारी जिम्मेदारी देते हैं। आज तक वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी हरियाणा में हम ही बनेंगे, हमारा ही अध्यक्ष भी होगा, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा ही व्यक्ति होगा, चाहे उदयवान रहे चाहे कोई और रहे, और सारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होगा हरियाणा के अंदर वो भी हमारा ही व्यक्ति होगा, हम ही होंगे। तो ये अभी तक बार्गेन कर रहे हैं क्योंकि वो टूटकर G23 से आए थे। उसी की तरह मुकुल वासनिक को बुलाया था राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से और कहा आप हमारा साथ दीजिए क्योंकि हम 2-3 लोगों को चाहते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी दें। और कुछ लोग ऐसे G23 में हैं जो लगभग कांग्रेस छोड़ चुके हैं या फिर कांग्रेस में उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ और नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। लेकिन यही स्ट्रेटजी राहुल गांधी की अब हो गई है। अभी शशि थरूर तो 1 to 1 हो गए हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी को कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को जो चिल्लाते चीखते हैं संसद के अंदर, उनको भी धमकियां दे डाली कि ये चीखने चिल्लाने का जगह नहीं है, यहां काम करो। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सराहना, पुतिन के समय जब राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि मिलने नहीं दिया जाता, जाकर वहां डिनर कर चुके थे। तो ऐसी स्थितियों में इनको लगा कि अब पानी सर से गुजर रहा है, अगर इन लोगों ने मजबूत गुट बना लिया तो फिर हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। पंजाब में मनीष तिवारी हैं, मुकुल वासनिक फिर से एक्टिव हो गए हैं। महाराष्ट्र में पहले ही नाना पटोले के बारे में कहा जा रहा है, पृथ्वीराज चौहान, वो उसी समय से जब अशोक चौहान छोड़कर गए थे, पृथ्वीराज चौहान भी वही तेवर दिखा रहे हैं कि नहीं ज़्यादा समय नहीं, अब हम भी महाराष्ट्र में अलग गुट बनाएंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो इनको लगने लगा कि अलग अलग स्टेट को देखते हैं। हरियाणा में हुड्डा हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में आते हैं तो शैलजा नाराज हो जाती है, वो भी कोई ना कोई गुट है जो इन लोगों के साथ आ जाएगा। पंजाब में जो मनीष तिवारी हैं ही, और साथ ही 2-3 और सांसद हैं जो विदेशी डेलीगेशन में हिस्सा लिए थे, वो भी हमारे खिलाफ चल रहे हैं। हरियाणा में वही स्थिति है, महाराष्ट्र में वही है, केरल में वैसे ही हो गया। तो ये सारे स्टेट में अगर 2-2, 4-4 बड़े लीडर और अपने इर्द गिर्द के कुछ और स्टेट लीडर को साथ में ले आए तो फिर तो कांग्रेस में विस्फोट हो जाएगा। तो मनीष तिवारी को तोड़ लाए कि चलिए आप बता दीजिए। और मनीष तिवारी एक सोफिस्टिकेटेड लीडर है, अभी वो उतने आक्रामक राहुल गांधी के एजेंडे पर नहीं है, तो वो सॉफ्ट तरीके से बात रखेंगे, कुछ प्रस्ताव रखेंगे और मोदी सरकार के जितने मंत्री, जितने सांसद हैं, वो भी सॉफ्ट तरीके से ही मनीष तिवारी पर हमला करेंगे और लास्ट में हम मैदान में उतरेंगे। ये पूरी रणनीति रही, लेकिन मनीष तिवारी इससे खुश होने वाले नहीं है कि एक बार चेहरा बना दिया तो हम खुश हो जाएंगे। वो कांग्रेस के अंदर एंटी राहुल गुट जो है अभी भी सुपर एक्टिव मोड में आ ये तो इस्तेमाल करने वाली बात हो गई कि आप ऐसे नेताओं को जो बुजुर्ग और पुराने नेता हैं आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी को सर आज नोटिस मिला है, कैसे फंस रही है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर? देखिए, सोनिया गांधी को तो राहुल गांधी ने फंसाया जी। SIR का मुद्दा उठाया, वोट चोरी करने लगे। तो पिछले अगस्त में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लिस्ट निकाली गई थी कि कैसे सोनिया गांधी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से पहले नागरिक नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल उठाया था जिसके कारण सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट से नाम हटाना पड़ा था। अगर 1980 में आपका नाम वोटर लिस्ट में आता है तो आधार तो कुछ बताएंगे, लेकिन आधार था नहीं। उस समय इनका पूरा फैमिली रहता था ये इंदिरा गांधी के साथ। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, नाम दे दो, जुड़ गया। लेकिन 1981 में हुआ यही कि संसद के अंदर ये सवाल उठाए गए और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था। तो जब सवाल उठाया, हंगामा हुआ, तो 1982 में सोनिया गांधी ने अपना नाम हटवा लिया, क्योंकि उस समय तक संजय गांधी की मौत हुई। तो उसके बाद जो सुधार हुआ तो संजय गांधी के साथ इनका भी नाम हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद ये फिर से दोबारा जो अभी ये वोटर लिस्ट में जो नाम है सोनिया गांधी का, उसमें भी झोल है।
ये तो जांच होगा, अब नोटिस जारी हुआ है तो उसमें भी झोली है। ये अप्रैल 1983 में सोनिया गांधी नागरिक बनती है भारत की, मतलब शादी होने के 15-16 साल बाद। और उस नागरिकता के पहले ये जो वोटर सुधार हुआ था, इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ था, उसमें जनवरी 1983 में इनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। तो जनवरी 1983 में आप किस आधार पर अपना नाम डलवाई, जबकि अप्रैल में आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला है? तो आपको उसके बाद के चुनाव में जब भी वोटर रिफॉर्म होता या फिर अप्रैल के बाद आप एप्लीकेशन देती हैं और उसके बाद आपका नाम आना चाहिए था वोटर लिस्ट में। तो ये दोनों मामले जो चल रहे थे उसको लेकर एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई हुई 11 सितंबर के आसपास। उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया कि हमारा, यानी कोर्ट का काम ये नहीं है कि वोटर लिस्ट के ऊपर जांच करे, उस पर कोई फैसला सुनाए, क्योंकि ये एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। इन्होंने अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और कहा कि नहीं ये याचिका सही नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर से ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास याचिका दायर की गई और इस याचिका में वोटर लिस्ट की बात ही नहीं की गई कि वोटर लिस्ट में नाम आया और नहीं आया, उसके ऊपर आप जांच करो। इसमें कहा गया है कि फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया और उसके लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या कोई दस्तावेज दिया था वोटर लिस्ट में नाम के लिए? दस्तावेज तो देना पड़ेगा। आप पासपोर्ट देंगी या फिर आप अपना राशन कार्ड देंगी या फिर अपना आधार कार्ड देंगी, कोई कार्ड तो देना पड़ेगा कि हम यहां पर रहते हैं, यहां के रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपने कोई दिया दस्तावेज तो वो तो आपने फर्जी बनवाया होगा, क्योंकि आपकी नागरिकता तो थी नहीं यहाँ की। और अगर आपने नहीं दिया और बिना दिए हुए वोटर लिस्ट में नाम डलवाया तो आपने फर्जीवाड़ा किया, फर्जी तरीके से नाम किया। तो दोनों आधार पर सोनिया गांधी फंस गई हैं कि ये बता नहीं सकती कि हमारा नाम आया कैसे और फिर हमारा नाम कटा कैसे। तो ये सोनिया गांधी पर फर्जी दस्तावेज का मुकदमा है, जिसके कारण इनको नोटिस भेजा गया है कि आप उस समय अगर वोटर लिस्ट में नाम डलवाई थी तो कौन से दस्तावेज का इस्तेमाल किया था वो बताओ, और अगर नहीं किया था तो उसके लिए आपको फ्रॉड के मामले में 420 करने के लिए सजा होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी का एसआईआर पर हमला सिर्फ शोर था और कुछ नहीं। जब असली मैदान खुला तो कांग्रेस ने उन्हें पहले ही साइड बेंच पर बिठा दिया। राहुल गांधी को अपने आरोपों पर इतना यकीन था तो उन्हें आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए थी, लंबा भाषण देना था, लेकिन राहुल गांधी पीछे हट गए और सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट की गड़बड़ी कोर्ट के हत्थे चढ़ते दिखाई दे रही है। तो उस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।